बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और सुबह आपके लिए, और एक और सुबह, एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़। खूबसूरत सुबह इसलिए कहती हूँ ताकि आपकी सुबह बहुत अच्छी हो और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, हम लोग का जो ये है स्टूडियो है ना, ये 6th फ्लोर पर है, तो हमें लिफ्ट से जाना पड़ता है। तो डेली मैं यहाँ पर आती हूँ और डेली मुझे तकरीबन कोई 5 या 3 या 2 लोगों को समझाना पड़ता है कि प्लीज़ आप मास्क लगा लें। क्योंकि देखिए, मेरे सामने कुछ ऐसे किस्से हुए हैं या ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से मैं लोगों को समझाती हूँ। लड़के होते हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वो तो अपना वैसे ही मैं कहती हूँ ख्याल रखें, लेकिन जो लड़के वगैरह हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँ। अभी मेरी फ्रेंड है, उनके अम्मी अबू दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपसे ये गुजारिश है कि अम्मी अबू तो बेचारे घर पर बैठे हुए थे, उनकी एज है, एक को डायबिटीज़ है, एक को हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, उनके जो बेटे हैं वो ज़ाहिर बात है बाहर काम के लिए जाते हैं, और जब बाहर काम के लिए जाते हैं तो वहाँ से आकर वो उनके साथ बैठना भी खाना, तो वो कहीं से कोरोना ले आए, ज़ाहिर बात है, अपने साथ। अब ये है कि वालिदा को भी हो गया, वालिद साहब को भी हो गया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप बहुत हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन प्लीज़ अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। ये कोरोना ले जाता है उन लोगों को। आपको मैं किस तरह से समझाऊँ ये बात? बहुत मैं आप लोगों को बहुत समझाने वाली बात बता रही हूँ कि प्लीज़ आप अपना तो ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। आप एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह भी कर रहे हैं कि आप अपने साथ वायरस को अपने बड़े बुजुर्गों तक लेकर जाते हैं। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। बड़े बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि आप ख़ुद, जो आपके बच्चे बाहर काम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप ख़ुद उनसे डिस्टेंस रखें, आप ख़ुद उनसे फासला रखकर बात करें, आप उनसे खुद फासला रखें, ताकि आप भी बच सकें और वो भी इस वबा से बच सकें। आप जो हैं अपना, आपने भी ख्याल रखना है। ये ना सोचे बच्चे आपके पास नहीं आकर बैठ रहे हैं, आप अगर बैठे भी तो मास्क लगा लें और ज़रा सा डिस्टेंस से बैठें। थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह हम जिस तरह पहले देख रहे थे कि अज़ानें दी जा रही थी, दुआएं हो रही थी मसाजिद में, हम दोबारा से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ इस वबा को ख़त्म करने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा आप दुआएं करें कि ये वबा ख़त्म हो। आप लोगों को नहीं पता, आप देखिए इस वक्त सब चीज़ें लॉकडाउन नहीं हुई भी, इसलिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। आप लोगों की वजह से ही लॉकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली दफ़ा इतने माशी हालात ख़राब हो गए थे सबके। हम बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, हमें ख्याल रखना, बल्कि रिच कंट्रीज तक जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। वहाँ पर दुकान के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं, मॉल्स के अंदर एंटर नहीं होने देते अनलेस एंड अनटिल उन्होंने मास्क ना पहना। मास्क बचाता है, आप सोचें। अच्छा, एक तो ये बात तो है ही है कोरोना की। आपको एक और बात बताऊँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे कोरोना ने एक चीज़ तो सिखा दी कि बेटा हर जगह जाके ना मास्क ज़रूर पहन लिया करो। ये जो डस्ट है ना, ये तुम्हें खा जाता है अंदर से, और ये हर वक्त जो नज़ला ज़ुकाम रहता है तो आप वैसे ही बीमार रह रहे होते हैं। तो मास्क, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने धूल मट्टी जिस जगह में हम रह रहे हैं, बाहर निकलते वक्त हमें वैसे भी मास्क पहनना चाहिए। मास्क मैंने तो अपनी ज़िंदगी का वैसे भी हिस्सा बना लिया, लेकिन मैं प्लीज़ गुजारिश करती हूँ सब लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मास्क पहने, बल्कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के सामने जा रहे जो स्पेशली बाहर से काम कर कर आते हैं, वो भी मास्क ज़रूर पहने और मास्क पहनकर अपने बड़ों के सामने जाएं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़। आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसके लिए काम कर रहे होते हैं, हम बाहर क्यों निकलते हैं, अपने फैमिलीज़ के लिए ना। तो इसलिए आप अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें प्लीज़। और अगर आपको ज़रा सा भी शक व शुबात होता है कि आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है, प्लीज़ आप अपना जो है डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ये ना हो कि अगर आपको कोरोना भी है तो छुपाएँ। कल एक साहब थे, हमें पता चला कि उनकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी और उनको कोरोना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे और जो है हम मतलब मीटिंग्स कर लेंगे। लेकिन उनको भी समझाया कि भाई पैसे, चीज़ें, सब चीज़ें आती रहती हैं, ये आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन आपके ज़रिए अगर किसी और को कोरोना लग गया तो आप सोचें आप एक गुनाह में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी को वबा दे रहे हैं। इस गुनाह से बचें। अपने आप को आप देखें, पैसा दौलत सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन प्लीज़ अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी इस वबा से बचाएं। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको सीरियसली ले लें, आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है। अच्छा, जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे थोड़ा सा ड्रामों के हवाले से। पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत अच्छे होते हैं, मैं ख़ुद बड़े शौक़ से देख
रही होती हूँ, अच्छा लगता है देखना पाकिस्तानी चीज़ें, पाकिस्तानी अपने ड्रामाज, पाकिस्तानी शोज़। लेकिन कल एक अजीब सा एक चीज़ हुई जो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि मैं एक चैनल है बड़ा जाना माना सा, बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ पे मैं देख रही ड्रामा, देखे किरदार एक ही किरदार थे। मैंने उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले एक ड्रामा देखा जिसमें किरदार वही थे, वालदा भी हीरो की वही बनी हुई थी, बस सिर्फ करेक्टर में रद्दोबदल ये था कि जिनके साथ उनके जो है शादी करना चाह रहे होते हैं वो लड़के, वो लड़की चेंज हो गई है। मैंने कहा ये अच्छा, वो लड़की चेंज हो गई, लेकिन जिससे वो शादी करना चाह रहे थे वो उनकी कज़न बन गई, जिनसे वो इस ड्रामे में शादी नहीं करना चाह रहे थे लेकिन उस ड्रामे में शादी करना चाह रहे थे। तो मैं इतनी कंफ्यूज हुई, मैंने कहा ये क्या है, ये एक जैसे किरदार, प्लीज़ थोड़े से किरदारों में रद्दोबदल होना चाहिए, शक्लें थोड़ी सी शफल होनी चाहिए, उनके कैरेक्टर्स में थोड़ा सा शफल होना चाहिए। मार्केटिंग वाले जो हैं वो एक ही किरदार को सामने लेकर आ जाते हैं, वही माँ जो बनी हुई है वो इसी हीरो की माँ, वही वाली वालदा बनी हुई है और वही वाली जो हीरोइन है ड्रामे में ज़रूर मौजूद है। तो थोड़ी बहुत शफलिंग की ज़रूरत होती है ताकि पता तो चले जी ड्रामा कौन सा है। हम जैसे लोग जो ड्रामा एक दिन देखते हैं 2 दिन नहीं देखते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो कम से कम हमें पता तो चले कि ड्रामा कौन सा है। हाँ, जो सोप्स चल रहे होते हैं उनमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सोप्स का आपको पता होता है एक दिन स्किप भी हो गया पर पता है कि सोप इसी दिन आएगा, इसी टाइम पर आएगा, इसलिए सोप्स अब मैंने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चल रहे होते हैं, तो इसलिए अच्छा जी ब्रेक का टाइम भी आ गया, ठीक है, इसलिए सोप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे यही किरदार हैं, यही लोग हैं और वो दूसरे ड्रामों में ज़्यादातर आपको नज़र भी नहीं आ रहे होते, तो वो अच्छा लगता है। तो खैर ये हम थोड़ी सी ड्रामे की बात करेंगे, लेकिन ये कि अभी जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहें, सो देखते रहें मुस्कुराती सुबह नाज़िया मलिक के साथ। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक्टर मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, ड्रामों में किरदार इनके ज़बरदस्त होते हैं और जिस तरह से ये अपने किरदारों को निभा रही होती हैं वो आपको नज़र ही आता है। हमारे साथ नौशाबा जावेद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लुक सो प्रिटी। थैंक यू, है ना, तो आपको हीरोइन का किरदार अदा करना चाहिए अब तो, है ना? चलें हीरोइन की अम्मा ही सही। हीरोइन की अम्मा ही सही बात है, हीरोइन जितनी प्रिटी होती है ज़्यादा प्रिटी अम्मा भी होना ज़रूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बाज़ लोग बड़ा वो समझ रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा जो है हमें माँ का किरदार जो है वो दे देते हैं, अभी तो हम ज़रा इतनी बड़े तो नहीं हैं, वैसे आप मुझे लग तो नहीं रही कि इतनी वो हो, लेकिन ये कि देते हैं, लेकिन अच्छा रहता है, सही है, किरदार चलता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ यू टेक इट वैसे इस चीज़ को? कुछ नहीं, मैं तो इसे एज ए जॉब समझ के कर रही होती हूँ। हाँ। शौक तो बहुत पहले था, शायद बचपन से। हाँ, वो कहते हैं ना, लेकिन ये कि बड़े होके वो शौक मिला। बिल्कुल, काम करने का शौक जो है वो यानी कहते हैं कि पाया तकमील तक पहुंचा जब, तो वो शौक तो पीछे रह गया हुआ था, लेकिन बस एक वो था कि टीवी पे आपने आना है शायद, आना है, हाँ, हाँ, और वो वाली ख्वाहिश जो थी वो दिल में थी। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कैरेक्टर मिलना शुरू हुए तो पता था कि शादी हो चुकी थी, अब बच्चे हो गए थे, तो बड़े हो गए थे बच्चे। हाँ, सही नहीं, है। इतने बड़े नहीं थे, बड़े नहीं थे, बहरहाल थे, तो अंदाजा था कि आपने ये इसे अपना प्रोफेशन तो नहीं बनाना है। तो बस एज ए हॉबी स्टार्ट किया था, प्रोफेशन बन गया। हाँ जी। चलिए आपसे पूछते हैं क्योंकि इतनी दफ़ा आपने इंटरव्यू दिया होगा, बहुत दफ़ा आपने बातें भी की होंगी, लेकिन हम दोबारा से रिकॉलिंग करते हैं, कैसे आना हुआ था फील्ड में? कैसे आना हुआ, बस वो पहले कोई काम मतलब जॉब वगैरह करती थी आप कहीं पर? नहीं, मैं तो एज ए हाउसवाइफ ही अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। है तो कहाँ से, किसने आपको ढूंढ निकाला? खैर हाँ, मैं ढूंढा किसी ने नहीं, मैं एक्चुअली एक प्रोग्राम आता था नीलामगढ़ तारक अजीज साहब का, कराची से आता था। हाँ। और उसमें एज ए गेस्ट, ऐसे ऑडियंस समझे आप, हाँ, मैं गई थी भाई के साथ, लेकिन इतनी बोर हो रही थी क्योंकि बहुत लंबा वो उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। हाँ। तो उसमें जब एक वक्त आया कि जब कि आप में से शौकिया गुलकार लड़के तारिक साहब ने बुलाए, तो बस वो एक नया ज़माना था, तो एकदम से मैंने हाथ खड़ा किया कि मैं
वो लड़कों को बुला रहे थे 8-10 लड़के आ जाएं, लेकिन वो हर दफ़ा मुझे देखते थे और फिर उसको इग्नोर करके दूसरे को बुला लेते थे, आ जाओ। तो आखिरी जो बंदा था उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, आप भी आ जाइए। तो आपको यकीन नहीं था कि यानी अब ये इन्होंने वाकई मुझे बुलाया। तो मैंने इर्द गिर्द कहते हैं आप ही को बुला रहा हूँ। फिर इस तरह से मैं वहाँ गई और गाना जब गाया, लड़कों के बीच में आपने भी गाना गाया? हाँ, एक्चुअली उन्होंने समझ गए थे कि उन्होंने बुला तो लिया, लेकिन जब मैं वहाँ जा रही थी तो मेरा जो दिल था वो पेट में धड़क रहा था। और वही जो हो जाता है इंसान एग्जैक्टली, लेकिन अपनी तरफ से बड़ी कॉन्फिडेंट बनी हुई थी, जो कि मैं थी नहीं उस वक्त। लेकिन ये कि तारिक साहब समझ गए थे और उन्होंने अपने साथ खड़ा किया और वहाँ से स्टार्ट लिया फर्स्ट जब लड़के को। तो साथ ही उन्होंने ऑडियंस से कहा कि सब हूटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये वो जो चीज़ थी जो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी फंक्शन में गाती थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स को खास तौर पे बिठाती थी कि तुम लोग बैठ के हूटिंग करना, मुझे लगेगा कि मैं अपने दोस्तों के दरमियान बैठी हूँ। तो जब वो हूटिंग करते थे तो मैं ज़रा आराम से गा लेती थी। तो जब वहाँ पे हूटिंग होनी शुरू हुई तब तक मैं सबकी आवाज़ें सुन भी चुकी थी, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा सा बहाल हो गया था कि अच्छा मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने गाना गाया और मैं ही जीती। फिर तारिक साहब ने एंड में उस वक्त मुझे दिया नहीं इनाम, और मुझे कहा कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो तब आप मुझसे ले लीजिएगा। अच्छा। लेकिन एक्चुअली वो कुछ सोच चुके थे और उन्होंने एंड में मुझे ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मतलब इनके साथ एज ए होस्ट मैं भी आऊँगी को होस्ट। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे ये आता भी नहीं है और मुझे करना नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना है, आप क्या टीचिंग वगैरह करती हैं? मैंने कहा कि नहीं, वैसे तो मैं बच्चा है मेरा उसको देखती हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास टाइम होगा? उस पर तो बहुत टाइम देना पड़ता है। तो मुझे ये तो अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम देना पड़ता है, तो मैं खामोश हो गई। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे कॉल किया और कहा कि ऑफिस आए पीटीवी, और मैं इतने शौक में कि तारिक अजीज साहब को तो हम स्कूल के ज़माने से देखते थे। मैं वहाँ बैठी हुई हाथ खड़ा कर रही हूँ इस तरह से, वो मुझे बुलाएंगे। देखिए ये किस तरह, मतलब अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए राह खुद निकालता है। अच्छा, फिर बताइएगा क्या हुआ? बस फिर वो प्रोग्राम मैंने उनके साथ किए, बड़ी घर में जिद करके कि नहीं नहीं तारिक साहब, यानी आप बचपन से देख रहे थे कोई चीज़ लगा करते थे वो। मैंने कहा इन्होंने मुझे खुद से कहा है तो मुझे जाना ही जाना है। लेकिन वो मैंने इजाज़त ली घर से कि मुझे 3-4 महीने करने दें, कुछ अरसा करने दें, ताकि मैं अपना शौक पूरा करूं। जी, मैंने प्रोग्राम किया। नौशी और नौशाबा जो थे तो वो उसमें नौशाबा में। यस यस, ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल साथ में। अब मुझे याद आ रही है, थोड़ी शक्ल भी याद आ रही है। हम तो खैर उस वक्त ये था कि छोटे भी थे और उस वक्त एक टाइम भी वो वाला था, लेकिन मुझे याद है नौशी और नौशाबा। यस, नाम जो है वो आपका रिकॉलिंग में आ जाता है। बस फिर उसके बाद काफ़ी अर्सा भूल दिया। एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अच्छा था। तारिक साहब बहुत बहुत बच्चा समझ के जैसे आपको ट्रीट करते थे। आरिफ राना हुआ करते थे प्रोड्यूसर उसके, और उसके साथ उनकी वाइफ हुआ करती थी। सीखने को मिल रहा था उनसे वहाँ पर। एग्जैक्टली, वो मुझे एक तो खास तौर पे कहा करते थे लाइट लेके खड़ी हुआ करो। ये चीज़ें समझाई जाती हैं। वो चीज़ें उस वक्त खैर मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन एक्चुअली वो ग्रेजुअली आपको वक्त के साथ साथ ही समझ आती है। मैंने ज़्यादा अर्सा नहीं किया काम, मुश्किल से तकरीबन 4-5 महीने किया। तो तकरीबन 1-8 महीना, ज़्यादा 6 महीने शायद आया होगा। रिकॉर्डिंग आती रही उसकी, और उसके बाद छोड़ दिया कि बच्चा छोटा था मेरा। फिर माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। एक दफ़ा आ गई ना, बस पीटीवी में इंसान एक दफ़ा आ जाए ना, मतलब वो तो दौर ऐसा था कि पीटीवी में आप आ गए तो बस नहीं। उसके बाद मैंने बिल्कुल भूल गई उसको कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि फैमिली देखनी है। वो एक बच्चा था, फिर 3 उसके बाद हुए। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे। तो वो बच्चे बड़े हुए, उनको बिल्कुल अम्मा एक जैसे देखती। अच्छा, एक सवाल कि ये बताइएगा कि आपने जब तारिक अजीज साहब के साथ काम किया था तो उस वक्त आपको मतलब था शौक काम करने का, या सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने किया? शायद अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए। लेकिन उस वक्त वो नहीं था कि मुझे शौक है? नहीं, वो शौक शायद पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि पता था फैमिली इजाज़त नहीं देगी। तो मुझे इसको बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, तो वो मैंने छोड़ दिया वाकई ये सोच के। और तारिक साहब को मैंने जब कहा कि मैं अब छोड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि किस वजह से? मैंने कहा कि मेरा बच्चा बड़ा छोटा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने तो कभी इस तरह की बात नहीं की जैसे आप कर रही हैं। मतलब वो कहते थे कि काम करना चाहिए आपको। लेकिन फिर उसके बाद
बच्चे थोड़े से और बड़े हो गए जब, हाँ हाँ तो एक दफ़ा मैं टीवी पे प्रोग्राम पीटीवी पे ही देख रही थी। पीटीवी ही एक्चुअली हुआ करता था उस वक्त, तो ये वैसे स्टोन एज की बात कर रही हूँ। स्टोरेज की बात करने की बात ही है। हाँ, तब फिर- मैंने देखा कि एक प्रोग्राम आया करता था अफशा का, वो शौकिया गुलकारों के लिए। जी जी तो वो फिर एक्टिंग से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था मेरे अंदर है क्या। तो फिर वो मैंने उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, कॉल किया उनको कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। और मुझे ये था कि बस मैं जाऊँगी, अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो गाना गाऊँगी और वापस आ जाऊँगी। तो फहमीदा नसरीन उसकी प्रोड्यूसर हुआ करती थी, और शायद अल्लाह ने लिखा था कि उनको मैं पसंद आऊँ और वो मुझे लेके चलें आगे। तो उस प्रोग्राम में मैं सिलेक्ट हो गई। हालांकि मैं गाना भी गाया फिर? जी जी, मैं ये कहती हूँ कि शुरू में मैंने गाने ही से स्टार्ट लिया था। तो वो फहमीदा को इतनी पसंद आई कि 2-3 म्यूजिशियंस मुझे रिजेक्ट कर चुके थे, मगर वो हर एक को बुला के कहती थी कि इसको सुने। अच्छा, उधर बहुत अच्छे मैं कहती हूँ हमारे पास बड़ा टैलेंट है वैसे हाँ, पाकिस्तान में ये ना। बात तो है। तो रॉ टैलेंट वो आते थे, तो, लेकिन मतलब कैसा शो क्या था वो उस वक्त? बस वैसे ही कंपटीशन था कोई म्यूजिक का। तो फिर आप आगे तक कंपटीशन में गई थी? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा फहमीदा गुनगुना को- कर ही बता दें आपकी आवाज़ कैसी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो कंपटीशन में गया वो कैसा था। बताएं। गुनगुनाना ही रह गया एक्चुअली। चले गुनगुना दें। एक क्या कहते हैं, अंतरा कहते हैं, अस्तरा कहते हैं? नहीं, अंतरा वंतरा तो नहीं, 2 लाइन ज़रूर गाऊंगी जो उस वक्त मैंने गाई। और मेरे बच्चे मुझे कहा करते, मम्मा आप कितने पुराने गाने गाती नहीं, हैं। मुझे तो पुराने गाने ही पसंद है। मुझे तो वो पाकिस्तानी पुराना गाना कोई सुना है बस। ये समा मौज का कारवां, आज है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये समा। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि गुलकारी छोड़े हुए सदियां हो गई। सदियां हो गई हैं, कोई बात नहीं, अभी आप ना गाए, लेकिन बहुत अच्छा आपने गाने की सिलेक्शन बड़ी अच्छी की, बहुत अच्छे तो बस गाने। ये- अब देखें कई ऐसे ब्रांड्स हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है उनको देखकर कि वो पुराने गानों को जो है ना Exactly. दोबारा से जो दोबारा है वो लेके गाए आ जा रहे हैं, और बड़ा मजा आ रहा है सुनने में ना। एग्जैक्टली बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में हमारे गानों को अगर वो निकाला जाए, रिवाइवल किया जाए, तो बड़ा ही कोई मज़े की बात है। बहुत लेकिन अच्छे गाने। उसको उसका मज़ा वैसे ही अगर थोड़ा सा रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा, उसमें नए नए तजुर्बात करके उसको बिगाड़ा नहीं हाँ, जाए। बिगाड़ा नहीं जाए, उसकी अपनी जो फील, उसकी अपनी जो थीम है वो ही रखी बहुत जाए। ज़बरदस्त बिल्कुल। हमारे पास सिलेक्शन है। अच्छा, चलिए फिर आगे बताइएगा कि ये तो हम पहुंच गए थे वहां जी। तक जहाँ तक गाना आया, फिर कैसे आगे? फिर उसके बाद 2-1 प्रोग्राम्स उनके साथ किए, वो ARY पे भी लेके गई, लेकिन फिर ये था कि वो तो कंपटीशन के ही प्रोग्राम्स थे और उसमें से मैं आउट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने काजिम साहब के पास भेजा, उनके हस्बैंड थे और बड़े नामवर एक हदायतकार काजिम पाशा साहब। तो उन्होंने कहा कि उनको जानती हैं। मैं तो उस वक्त तक अपने जहन से निकाल चुकी थी कि मुझे कुछ कैरियर बनाना है, तो मैं देखती भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने मुझे उनके ऑफिस भेजा, कॉल किया कि नौशाबा को भेज रही हूँ। काजिम साहब ने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाइए। मैंने कहा कि ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एकदम जाते साथ ही ना कॉन्फिडेंस तो ख़त्म हो चुका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बातें करते हैं। इधर उधर की उन्होंने 2-4 बातें की और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है, देख लिया मैंने। क्योंकि मैं शायद बात करते हुए आवाज़ें निकालती थी, हर एक चीज़ साउंड इफेक्ट के साथ सुना रही होती थी। तो उस औरत ने ये कहा, उस बच्चे ने ये कहा, एक गाड़ी आई तो उसने ये किया। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, अब पढ़ के सुनाओ। और उन्होंने कहा कि ये कहाँ छुपा था अभी तक? तो मैंने कहा कि ये जी मैं कहाँ छुपी थी, जौहरी नहीं ढूंढ रहा था मुझे। बस वहाँ से मेरा स्टार्ट था। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आसमान या पानी पे नाम कोई एक प्ले था उनका, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ा सा आसमान, उसमें एक वकील का कैरेक्टर था जो मुझे दिया। लेकिन बहुत आज भी मिस करती हूँ कि वो जिस तरह से रिहर्सल के लिए पूरी टीम उनके कमरे में बैठती थी, बड़े बड़े नाम वाले एक्टर्स जिनको मैंने खाली टीवी पे देखा था, और वो साथ में फिर काम वो कर साथ रहे हैं। बैठे थे। और महमूद अली साहब, मुझे आज भी याद है, क्या वो बेहतरीन एक्टर थे और क्या इतने सीनियर। वो पलटे, उन्होंने जो ही मैंने बोला और उन्होंने पलट के कहा कि बहुत अच्छा बोला तुमने। और वो रिहर्सल्स हो रही होती थी, रिहर्सल एग्जैक्टली, हर एक शख्स अपनी लाइन बोलने के लिए वहाँ पे बैठता था। हाँ,
तो वो चाहे बड़ा मैं वो एक्टर बहुत हो, मिस छोटा करती हूँ, एक्टर हो, क्योंकि कोई भी उसके हो। बाद बस फिर ये कि कुछ अरसे 2 साल शायद 2.5 साल मैंने पीटीवी पे काम किया, फिर उसके बाद फिर वो आग भड़क चुकी थी। हाँ। और मैंने कहा कि प्राइवेट अब चैनल्स तो आ करना चुके ही है। थे कि मैं निकलूं और उनकी तरफ भी जाऊं, तो फिर ANB से मेरा थोड़ी पहचान हुई। ये जो कुछ मैं कहती हूँ कि मेरा चेहरा अगर कोई पहचानता है तो वो ANB प्रोडक्शंस थी, बाबर जावेद और आसिफ रज़ा मीर की। वहाँ पे मुझे जो काम मिला तो वो ग्रेजुअली इतना एक के बाद एक मिलता चला गया कि लोगों को शक्ल याद हो गई, नाम आज भी नहीं याद, लेकिन शक्ल याद शक्ल याद रहती होगी, है। ये जो है किरदार ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। हाँ, बस फिर रहते तो खैर मेरे ख्याल में अल्लाह ने जिनके अंदर थोड़ा बहुत रखा होता है टैलेंट, शायद वही रह जाते हैं, वरना तो फिर बिल्कुल। आके 2-4 अच्छा, मुझे ना एक दिनों चीज़ में तो बड़ा गायब वो होता है कि हम लोग के यहाँ पर जो है ना वो एंड क्रेडिट्स जो पहले आते थे वो उस तरह से नहीं जी, दिए जाते, exactly. बहुत जल्दी से चले जाते हैं। Exactly. लोग एक्टर्स की पहचान के लिए मैं गुजारिश करूँगी जो ड्रामा से रिलेटेड लोग हैं, आप जो भी किरदार को दिखा रहे होते हैं ना, तो फलाना फलाना एक्टर एज ये, इन एक्टर का नाम एज ये, या ये किरदार, मतलब उनकी शक्ल दिखाने के साथ साथ उनका जो है नाम और किरदार, तो वो इस तरह ना आप खुद भी अपने ड्रामे की भी पहचान Exactly. बनाएंगे और उन लोगों की भी पहचान बनाएंगे। सीरियसली, अब मैं सच्ची बात बताऊं, हम देख रहे हो तो ड्रामा, हमें एक्टर्स के नाम नहीं पता बिल्कुल होते, नहीं पता होते हैं। मैं नाज़िया आपकी इस बात से तो बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, इसलिए कि बाज़ औक़ात तो इतने साल, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए होंगे मुझे आए हुए, लेकिन मैं ये नोट करती हूँ क्योंकि मुझे आदत है पढ़ने की। मैं एंड तक वो जब तक प्रोड्यूसर और वो डायरेक्टर हाँ, तक हाँ, नाम नहीं आ जाए तो तब तक मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो इतनी स्पीड से चला जाता है, जैसे वो कहते हैं ना तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर हाँ, बस रखें, वही वाला हिसाब है। वो बिल्कुल हाँ। हिसाब है, इतनी तेजी से चला जाता है। उसमें कई कितने सीरियल्स मैंने ऐसे भी देखे जिनमें मेन अगर कैरेक्टर साथ देखा जाए कि किसने किया है, लेकिन उसमें कभी मेरा क्रेडिट्स में नाम भी नहीं आया। मैं कभी इस पे शोर नहीं करती रही, लेकिन ये करना चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल शोर करना चाहिए, क्योंकि आपका काम है, आपकी पहचान है, और आपका देखिए ये तो वही वाली बात होगी जी, गुजारे वाला काम कर रहे हैं। मतलब आपकी मैं नहीं कह रही हूँ, मैं उन प्रोडक्शंस की बात कर रही हूँ। मुझे उन प्रोडक्शंस पे अफसोस होता है जो इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये भी किरदार है जिसको आपने ऐड ऑन करना है और इसका भी नाम डालना है। एक्टर्स मेन जो 3-4 होते हैं, उनके अलावा जो बाकी उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, उनके आपने नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात किसी ने बहुत बड़ा कैरेक्टर किया है, लेकिन उनको वो साइड पे बिल्कुल एंड में कहीं अगर आ गया नाम तो वो नीचे आ रहा है। कुछ नाम हैं जो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं एज ए गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन फिर भी उनके नाम, ये शिकायत रहेगी कि उनके नाम तो आते हैं, बेशक ज़रूर हम उन्हें दिल से मानते हैं, ज़रूर आने चाहिए, लेकिन फिर उनको जो सपोर्टिंग एक्टर्स जिन्होंने ज़्यादा किया है काम, पर मेरा मशवरा जो भी मैंने जो दिया है वो बड़े खुले दिल से दिया है, क्योंकि वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो, इतने किरदार आ गए हैं, इतने एक्टर्स आ गए कि आपको नहीं पता चलता कि कौन कौन है। ठीक है, तो इसलिए नाम जो है वो ज़रूर देना चाहिए। नाम जो है वो पहचान होती है, और आपने शक्ल भी दिखानी है, ये किरदार है, एज ये है, प्लीज़, ताकि हमें पता चल सके कि कौन नए एक्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन काम कर रहे हैं। चले जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद नौशाबा से मज़ीद बातें करेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ हैं नौशाबा जी। बड़े अच्छी एक्टिंग करती हैं, बड़े मज़े की इनकी जो है पूरी कहानी मैं सुन रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ मैं आपकी कहानी सुन के। अच्छा, ये बताइएगा कि किरदार और कैरेक्टर्स जो आपको मिल रहे होते हैं, आप उनको एंजॉय करती हैं, या अब आप ये कहती हैं ये काम है? कितना मुश्किल सवाल कर दिया। हाँ, नहीं, नाराज तो नहीं होगा ना सवाल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं कि जिन्हें आप जॉब समझ के बस कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे किए जिसमें डायरेक्टर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऐसे करेगी, और अपनी तरफ से मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत थोड़ा उसको किया। जैसे मैं सैयद आतिफ हुसैन का बहुत जिक्र करना चाहूँगी इसमें, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। उनको
मुझ में क्या नज़र आया मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स दिए। और जिसमें मैं कहूँगी कि वादा एक ऐसा प्ले था ARY पे कि जिसमें मैं एक बूढ़ी खाला बनी थी और मेन जो शाइस्ता वादी और फैसल थे, फैसल कुरैशी, तो फैसल की मैं असल में खाला टाइप कुछ बनी थी। तो उसमें वो थी खातून इतनी बूढ़ी बनी थी, उनको एक साइड पे ऐसा कैरेक्टर दिया गया था, उनका ऐसा मेकअप किया गया था कि मुझे मेरे साथियों ने, काफ़ी लोगों ने नहीं पहचाना था कि मैं हूँ। और उसके लेकिन मैं उन सारी ऑडियंस को बड़ी शाबाश देना चाहती हूँ कि जो मुझे कभी मॉल में या कहीं बाहर मिला पहचान लेते थे और वो मुझे पहचान के कहते थे कि आपने वो कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त किया। और ये बड़ी बात है कि मज़ेदार जो कैरेक्टर होता है ना वैसे होता है। मैं बताऊँ, मैंने एक ड्रामा भी किया था, मैं महरूम हूँ ना, तो उसके पहले बहुत थोड़े से किस्से थे मेरे, लेकिन बाद में वो किरदार ज़रा मज़ेदार हो गया। अच्छा, मैं हमेशा दुआ करती थी, मुझे मेरा ये करैक्टर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको और आगे जाना चाहिए। अच्छा, वो चलता गया, साल 1.5 साल वो ड्रामा पूरा चला, वो सोप था। अच्छा, इसी तरह ये हुआ कि अभी पिछले दिनों ही ना मैंने मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही ड्रामा में, मैंने कहा ड्रामा करने का मूड है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये वाला एक करैक्टर है, तुम देख लेना। अच्छा, करैक्टर वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, आपको कोई सिनेरियो नहीं पता होता। द प्रॉब्लम इज दिस, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम मॉर्निंग शोज़ वगैरह कर रहे होते हैं या हम शोज़ के लिए आते हैं तो हमें बैठ के पूरा सिनेरियो बताया जाता है, कोई सिनेरियो नहीं पता। शूट वाले दिन पहुंची, एक तो वैसे ही कोरोना था और वहाँ पे मैं देख रही हूँ मास्क वास्क नहीं पहने हुए लोगों ने, मैं डर गई थोड़ा। दूसरा, जब मैंने करैक्टर देखा, फिर मैंने घर देखा, फिर मैंने कहा यार ये मैं कुछ और सोच कर आई थी, कुछ और है। मैं दुआ करने लगी, मैंने कहा ये मैं इस जगह से भाग जाऊँ, मैं नहीं पूरा महीना आ सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। मतलब हम लोग का एक ये वाला सिस्टम है कि हम लोग मतलब काम की तरह, मैं ड्रामे को काम की तरह लेती हूँ, मैं शोज़ को काम की तरह, मतलब काम की तरह दिल से लेती हूँ शोज़ को। तो फिर जैसे ही मेरी डायरेक्टर से बात हुई, मैं कहा डायरेक्टर को, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आई थिंक सो आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस कैरेक्टर। मैंने कहा मुझे लग नहीं रहा मैं सूटेबल हूँ इस जगह के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। मैं किसी जाओ, मैं भाग जाओ, मैं किसी तरह से चली जाऊँ। अच्छा, डायरेक्टर ने खुद ने भी फिर कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने भांप लिया था कि मैं इस कैरेक्टर के लिए अच्छी नहीं हूँ, इस जगह में मैं रोज़ नहीं आ सकती। हाँ। मैं वैसे ही भाग जाऊँगी ना, से पहले भाग जाऊँ। तो मैं मतलब पर्सनली इस तरह से मैं इस चीज़ को लेती हूँ कि मैं जब तक दिल से वो ना होना चाहिए, मुझे मज़ा ही नहीं आता। खैर, ये बहुत अच्छी बात आपने इस वक्त निकाली है कि वाकई मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरे को आर्टिस्ट, अगर मैं कभी नहीं पूछती कि मेरे साथ कौन कौन है कौन नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं क्योंकि उसको एज ए जॉब कर रही होती हूँ, लेकिन दिल से करना है, आपने काम करना है। नहीं, देखिए आर्टिस्ट के साथ तो आपको करना पड़ता ही है काम। हाँ, आपको उनके साथ दिल लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि उसमें आप वहाँ जाते हैं और सरप्राइज मिलता है आपको कि वो आज जैसे नाजिया है साथ। हाँ। और इनसे मेरी दोस्ती है, तो लिहाजा होता क्या कि वो आप बाकायदा वहाँ पे एक ऐसी टीम बन जाते हैं जो जैसे घर के अफराद हैं। तो वो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं वहाँ पे तो कि जिनके साथ अगर वो टीम बन जाती है आप वहाँ पे। अच्छा, लेकिन अभी मैंने लास्ट फ़हीम बनी का एक प्ले किया है। मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि वो सब इतनी ज़बरदस्त टीम थी कि जो ENG, जो कैमरामैन, जो हमारे लाइन मैन, जो हमारा बेचारा एक चाय भी लेके आने वाला बच्चा, उस सब के सब इतने ज़बरदस्त थे ना कि मैं उनको याद रख रही हूँ। हाँ। और मैं कह रही हूँ कि यानी ऑलमोस्ट काफ़ी महीने हो गए साथ काम किए, लेकिन याद आते हैं कि बाकी इस तरह की टीम होनी चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने आसिफ असद के साथ काम किया था, ये मैं महरूम पे ना, तो उनके साथ मतलब वो इतना कंफर्ट लेवल आपको देते हैं, जिस तरह आप कभी लाइंस भी भूल रहे हैं तो आपको डांटेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, कहीं कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब वो आपको कंफर्ट लेवल जो देते हैं। फिर उनका काम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, आपको पूरी टीम को लेकर चलते हैं। बिल्कुल, एक डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड। एग्जैक्टली, ये एक डायरेक्टर अगर टीचर की तरह बन जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ये वाकई हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं और बहुत बनना चाहिए डायरेक्टर। बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जो अपना फ़ोन लेके आपको बता देंगे कि यस हाँ जी स्टार्ट करें, और बस 2 मिनट के बाद ही उनका फ़ोन हाथ में होता है, बस काम होना शुरू हो गया। बस वो हाँ कट
इस तरह से होता है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त आपको लग रहा होता है कि ये लैग करता है इस वक्त। लैग करता लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर्स भी हैं जो एक एक छोटी छोटी सी चीज़ को देख के ना उस वक्त बोल रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे, और इवन बाज़ों का तो वो ये भी याद रख रहे होते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी क्या थी, कि नहीं 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 ये लास्ट टाइम आपने ये वाले शूज़ नहीं साथ पहने थे, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं था, लेकिन मैं याद रख रहा हूँ। ये हमारा काम भी बाज़ों का ऐसा होता है कि जिम्मेदारी हमारा भी नहीं होता, होता, काम होता, हाँ। कोई उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत गुजारे लायक लोग। अच्छा ये बताएं कि मैं कल एक ड्रामा देख रही थी, उसमें मुझे बड़ा शिकवा हुआ, वो ये कि एक बड़ा जाना माना सा चैनल है और वहाँ पर ड्रामे में जो किरदार था वालदा का और उनके बेटे का और फिर उनके होने वाली जो बहू थी उसका, वो तीनों जो कैरेक्टर्स थे वो सेम चैनल में दूसरे ड्रामे में भी आ रहे। अच्छा मैं दूसरा ड्रामा समझ के, क्योंकि मैं वो देख रही थी, वो समझ के देखना शुरू हो गई। लेकिन जब वो हुआ कि मैंने कहा लड़की सिर्फ इतना चेंज था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था वो लड़की से वो इस ड्रामे में मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वही शक्ल वहाँ पे मौजूद थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब मैं कंफ्यूज। अब एक ड्रामा देखने वाला मतलब या फिर तो वालदा को आप रखें उनको ड्रामे में, वालदा को शफल कर दें एग्जैक्टली, या हीरो को शफल कर दें, हाँ विलन में या किसी उसमें, मतलब आपने वही वालदा और वही बेटा आपने बनाया हुआ, दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ठीक है मार्केटिंग वालों को भी चाहिए होता है कि जी हम सेल आउट नहीं कर सकते आगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम समझते हैं इस बात को कि उनको सेल करने में प्रॉब्लम होता है, किरदार एक ऐसा कैरेक्टर होता है तो वो सेल भी कर सकते हैं फिर, पर ये व्यूअर के लिए तो कंफ्यूजिंग हो गया ना, बहुत बिल्कुल होगा, कंफ्यूजन तो है। देखिए लेकिन मैं भी इस चीज़ को अक्सर सोचती हूँ कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, जैसे मैं पहले कह रही थी वैसे ही हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा है, तो एक्टर्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि एक मैं ही अम्मा हूँ, बहुत सारी अच्छी अम्माएँ हैं जिनको ज़रूर काम मिलना चाहिए, कुछ को मिल रहा होता है और उन्हीं को आप बार बार दिए जा रहे होते हैं। यही जो शिकायत आपको हुई, जबकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास बहुत सारे एक्टर्स रह रहे होते हैं और आप उनको प्रोडक्शन हाउस बुला ही नहीं रहा होता। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये बात होती है जिस पे वो यही बात करते हैं कि बिक रहा है आजकल, ये जो दिख रहा है ये बिक रहा है, इसलिए हम भी इसको कास्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं इस पे बाबर जावेद की बात ज़रूर रिपीट करूँगी। जब उन्होंने A&B को एक टॉप पे लेके गए थे तो उनके पीछे उनका बड़ा दिमाग चलता था और वो ये कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि वही फेस जो आज इतना रिनोन्ड किस्म का एक्टर हो चुका है, था ना, हाँ एक्टर हो चुका है कि मैं हाँ, जो कैरेक्टर लेकर आऊँगा exactly, उसको मैं बनाऊँगा जी। तो वो इतनी नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, इस वक्त बड़े नाम हो चुके हैं उन लोगों के, और इसी तरह से बहुत सारे एक्टर्स भी लेके आए जिनके नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में ट्राई ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम लाएंगे और इसको हम बनाएंगे आगे। हर कोई ऐसे ही करता है, ज़रा सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी ये नहीं करना होता कि स्क्रिप्ट आपको मेकअप आप कर रहे हैं और आपके हाथ में एक पेज आ गया कि आपने ये लाइन्स पढ़नी है, जल्दी से आ जाए ये बस। हाँ ये वाला जब चक्कर होता है तो तब कंफ्यूजिंग होता है, उसमें कई एक्टर्स कर पाते हैं और कई नहीं कर। सिर्फ उस वक्त आपकी मेमोरी के ऊपर होता है कि आप रट्टा कितनी जल्दी मार सकते हो। कुछ होते हैं जो देख के बस समझ लेते हैं और कई डायरेक्टर्स उनको मना भी नहीं करते कि हाँ ठीक है ये अपने वर्ड्स में जो कुछ बोल रहे हैं, जबकि कुछ ये कहते हैं कि नहीं आपको जो कुछ लिखा है वो याद होना चाहिए। हाँ। जबकि फिर ये प्रॉब्लम उस वक्त यादाश्त के ऊपर होता है कि अगला बंदा एक्टर जो है वो कितना याद कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा होता है। और हम ये देखते हैं कि जहाँ पर अगर एक्टर अच्छा भी है और उसका रट्टा अच्छा नहीं है तो उसको थोड़ी बहुत गुंजाइश देनी चाहिए। ये मैंने ज़हीर खान साहब हैं उनके साथ जब शुरू में बिल्कुल मैंने काम किया तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। उनको पता था नई लड़की है, ये काम नहीं कर सकेगी इस तरह से, तो मैंने कहा सर मुझे बहुत लेंदी ये वो है, लेकिन नहीं उन्हें इतना वो कहते हैं तुम एक लाइन बोलो। मैंने कहा साहब कैसे करेंगे? हाँ, मेरा काम है ना बात। हाँ, ये होते हैं कौन मंजे हुए
डायरेक्टर्स जी। जिनको पता होता है कि हमने किरदार कैसे निकालना है। Exactly. ये नहीं कि मेरा काम हलवा करके दो। जो डायरेक्टर्स खुद पक्के नहीं होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे हलवा करके दो काम। हाँ, लेकिन इसमें मैं वो बात ज़रूर कहूँगी कि रिहर्सल जब तक नहीं होगी ना आपकी, हाँ, रिहर्सल आपको उस वक्त हो सकती है जब आपके पास कैरेक्टर स्क्रिप्ट होगा, और स्क्रिप्ट होने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके एक्टर्स को एक्टर्स जो हैं उनको जब तक आपके डायरेक्टर की सख्ती नहीं होगी कि आप लोगों ने रिहर्सल करनी है, कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर रिहर्सल होनी चाहिए। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी सीनियर होते हैं और आते साथ ही वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी आदत आज तक है कि मैं रिहर्सल वहाँ पे साथ साथ ज़रूर करती हूँ कि हाँ, मैं भी आपके साथ पढ़ते रहते हैं। अगर नाजिया है तो नाजिया प्लीज़ मैं आपकी मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, क्या हम लोग ये रिहर्सल कर लें? तो वो कहेगी जी 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 ज़रूर करें। बाज़ लोग मना भी करते हैं। जी जी बिल्कुल, वो कहेंगे कि ठीक है आप कीजिए, पहले तो ठीक है आप पढ़ लें, मैं बोलता हूँ, और फिर उसके या बोलती हूँ, और उसके बाद ये होता है कि जब आप अपनी लाइंस पढ़ते हैं तो वो दूसरी तरफ से खामोशी होती है। अच्छा मैंने क्या बोला, तो मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं होता वहाँ। वो असल में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनको, और माशाल्लाह से फिर बन भी जाते हैं और मशहूर भी हो जाते हैं। लेकिन शायद वाकई यादाश्त की बात होती है ये बात। अच्छा चलिए थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जी। ये बताइएगा कि कैसे ड्रामे और मज़ीद होने चाहिए जो आपको लगता है कि क्योंकि कल मेरा मियाँ बहुत मजाक उड़ा रहा था, वो कहता है कि तुम क्या ड्रामा देख रही हो, मैंने पिछली दफ़ा वो तुम्हारी अम्मी के घर पे बैठ के देखा था, ड्रामे में वही लड़की जो है वो बक्सा पकड़ के भाग गई थी। हाँ। अभी आज तुम ड्रामा देख रहे हो इसमें बक्सा पकड़ के भाग गई है, ये क्या मतलब? ये हर दफ़ा बक्से पकड़ के लड़कियां भाग जाती हैं क्या? हाँ। ये किस किस्म के ड्रामे आ रहे हैं ना। हाँ। अच्छा वो तो बहुत चिढ़ते हैं ना ड्रामों से, बेइंतहा चिढ़ रहे होते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो ड्रामों में कोई लेकिन मुझे ऐसा लगता है नाजिया कि हम लोग सिर्फ इश्क मोहब्बत और तलाक और शादी तक ही रह गए। हम यहाँ पर एग्जैक्टली ना? अच्छा लोग कहते हैं ये घर घर की कहानी, भाई घर घर की कहानी, घर घर की और बहुत सारी कहानी है। Exactly, बहुत सारी सिर्फ दूसरी भी मोहब्बत होती हैं। प्यार और ट्रायंगल नहीं है, हाँ, यू नो बिल्कुल। बियॉन्ड दैट भी चीजें हैं। Exactly. तो मैं इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। आप क्या समझते हो और क्या होने चाहिए? मेरे ख्याल में तो जैसे मेरे पापा ने एक दफ़ा कहा था, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, कि उन्होंने कहा कि मैंने बाजी ये किस किस्म के, मुझे बाजी कहा करते थे, हाँ, तो कहते हाँ, बाजी ये किस किस्म के ड्रामों में आप फजूल किस्म के ड्रामों में काम करती हैं। मैं कल इत्तेफाक से मैंने देखा है कोई फिल्म बच्चों ने चलाई हुई थी, मक्खी के ऊपर थी, यानी इंडियन कोई मूवी थी जो शायद किसी मक्खी के ऊपर थी। तो कहने लगे कि देख के वो थोड़ा सा मैंने पीस देखा और मज़ा आ गया। हाँ तो कहानी तो किसी भी चीज़ पे हो सकती है यार, आप सिर्फ शादी और तलाक और लड़ाई झगड़े पे, नंद भावज और सास बहू के ऊपर क्यों रह गए? हाँ बिल्कुल तो डिफरेंट आगे होने beyond चाहिए। में बहुत सारी बिल्कुल, और जैसे चीज़ें। आपको याद है अभी तक वो नाम क्यों याद रह जाते हैं? खुदा की बस्ती, कशकोल, अच्छा मिक्स प्लेट्स होती थी। चलिए इसमें Exactly. बात करते हैं। मेरे जो जहन में चीजें हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और अब हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा लगता है जब ख़वातीन जो पावर के साथ आती हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नादरा मुश्ताक जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ा वैसे आपने काम किया हुआ है पाकिस्तान, आपने जो लेडीज़ क्रिकेट टीम है उनके साथ भी आपने जो है उनकी मीडिया मैनेजर रह चुकी हैं। स्पोर्ट्स के लिए आप भरपूर जो है काम करा है और कर भी रही हैं, खुद स्पोर्ट्स एंकर भी रह चुकी है माशाल्लाह से। तो आपसे भी हम गपशप करेंगे, बल्कि जो अब न्यूजीलैंड के मैच होने वाले हैं उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मैं और नौशाबा ड्रामे के हवाले से बात करते हैं। आपको मैं शामिल रखूँगी और फिर हम स्पोर्ट्स के ऊपर भी आते हैं कि मैंने कहा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। अब आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे क्योंकि आप भी मीडिया से इतना ज़्यादा आपका ताल्लुक है कि ड्रामों में, आप ड्रामे देखती हैं वैसे? जी कभी कभार। ओके, हम भी कहते हैं कि ड्रामों में क्या क्या दिखाना चाहिए। तो मेरा जो जहन में आया था कि हम ड्रामे में एक ही सिम्त को लेकर चल रहे थे, एक ही मूड को लेकर चल रहे होते हैं। ड्रामे में थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए, ड्रामे में थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए, ड्रामे में आपके जो है सोशल एथिक्स भी दिखाने चाहिए, सोसाइटी माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दिखाने चाहिए, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट भी दिखाना चाहिए। मतलब हर चीज़ ड्रामे में मिक्स प्लेट होनी चाहिए, बनस्बत इसके कि आप एक ही
सिमत जो है वो ड्रामे को लेकर चलता है। ड्रामे का मजा ही वो है कि आपने हर चीज उसके अंदर रखी, इवन आप मजा भी रखें उसके अंदर। तो आप क्या कहती हैं कि क्या ड्रामों में दिखाना चाहिए, कैसे ड्रामे होने चाहिए? देखिए, जैसे कि मीडियम कहलाता है, जो भी मीडिया होता है वो एजुकेट करता है लोगों को, तो जो आप दिखाएंगे लोग वही देखेंगे और फिर उनकी जो टेस्ट है वो वही डेवलप हो जाता है। तो आजकल जो मैं देखती हूँ कभी कभार ड्रामों में, वो वही डिवोर्स, वही औरत की बदतमीजियाँ, वही सब कुछ, एक हठधर्म औरत दिखाई जाती है। तो हमारे माशरे में अच्छी खवातीन भी हैं, उनकी भी कैरेक्टर को सास को बुरा दिखाते हैं, हर जगह सासें बुरी नहीं होती हैं, बात का बहुत नहीं, आजकल तो बड़े ये भी मिक्स प्लेट दिखाई जा रही है, दोनों तरह के दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये कि दिखाना ऐसा चाहिए जो कि पूरी फैमिली के साथ आप देख भी सकें। लेकिन आजकल के ड्रामे में देखती हूँ बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो कि नहीं अच्छे लगते, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी की, उसको थोड़ा सा हर्ट करते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे भी देखें और फिर बच्चे पूछते भी हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। तो थोड़ा सा जो राइटर्स हैं उनको थोड़ा सा हौला हाथ रखना चाहिए कि आप लोगों को हम इंडिया में नहीं बैठे हुए, हम उसको कॉपी करते हैं। तो ये गलत है कि उनका जो भी जिस तरह से कल्चर चल रहा है या जो तो बहुत चेंज ले आए हैं। अभी तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एहसास करने लग गए हैं कि ये चीज़ दिखानी चाहिए, ये नहीं दिखानी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आए। पर जो हमें कहते हैं कि ड्रामे में एक ही तरह के जो कैरेक्टर्स और एक ही तरह के जो सब तमाम चैनल्स पे वही हो रहा है, वो जरा सी चेंज होनी चाहिए, स्टोरी जरा थोड़ी जो है ना। मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि जब कोई एक ड्रामा एकदम से अपनी लेके जाता है रेटिंग और ज़बरदस्त मशहूर हो जाता है, तो बस वो अभी ऑन एयर है और आप दूसरे उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, शुक्र है मेरे पास कोई के जो है ना कॉपी नहीं बनी। ये एक मैंने देखी चीज़ कि उसकी, क्योंकि होता ये कि अगर उसको कॉपी, क्योंकि वो इतना हिट ड्रामा हो गया था कि अगर उसकी कॉपी लोग करने लग जाते हैं ना, तो होता है कि ये तो इसी की ड्रामे कॉपी लोग देखते भी नहीं। ये भी होता है, जो एक्सट्रीम हिट हो जाता है ना, उसको भी लोग कॉपी नहीं कर पाते नहीं है, कर सकते नहीं है असल में ना। कोशिश करते हैं आप, ये राइटर्स तरह तरह के निकाले जाएंगे, इधर से कहानी, इधर से छोटा मोटा इधर कर देंगे, लेकिन फिर वो वाली बात नहीं होती, वो वाली चीज़ नहीं आती। अच्छा जी, नौशाबा जी, सॉरी नादरा जी, आप ये बताइएगा कि अभी जो है वैसे भी जो क्रिकेट फीवर है वो तो रहता ही रहता है। अभी T20 जो है वो हमारे यहाँ पर PSL का अभी उसका अख्ताम भी हुआ, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा ये कि न्यूजीलैंड के मैच जो है वो होने वाले हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें। थोड़ा डिले हो गए, कुछ मसलों मसाइल आ गए थे, ज़रा बताइएगा क्या क्या हुआ? मैचेस तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, डिले तो नहीं है, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत इनके जो क्वारंटाइन पीरियड है वो थोड़ा सा वो हो गया था, जिसमें कुछ देखें हमारी SOPs जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड वही फॉलो की जा रही हैं। तो उसमें जो है जिस तरह प्लेयर्स थोड़े से लीनियंट हो गए थे, क्योंकि देखें हमारा जो कल्चर है, जो खासतौर पर एशिया में, हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, हमारे ये कि हम अपनी फैमिली के साथ नेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, या बातचीत करते हैं। तो वहाँ प्लेयर्स ने इसी तरह से किया, दरवाजे खोल लिए और सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या कॉरिडोर में चले गए वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो गोरा तो नहीं मानता, वो कहता है जो हमने बनाई हुई। अच्छा, न्यूजीलैंड में SOPs जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर आर्मी, जो वहाँ की आर्मी है उसके हिसाब से वो वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आती हैं वो वही जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर है वही डिलीवर करते हैं। तो उस पर हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि वहाँ जाके उनको पॉजिटिव आ गया और बहुत बड़ा एक वबाल मच गया था, लोगों ने शोर मचा दिया। देखिए पॉजिटिव कैरियर होंगे वो, क्योंकि रिजल्ट थोड़ी सी देर में आता है, या नेगेटिव थे वो पॉजिटिव उनके अंदर होंगे। देखिए ना, जिस तरह मैं कोई वो बात नहीं कह रही, हर कंट्री की हर जगह पर अपने अपने रूल्स होते हैं। क्या इनको जाने के बाद समझाया नहीं जाता या रूल्स बताए नहीं जाते हैं? क्योंकि देखिए हम जब किसी कंट्री जा रहे होते हैं तो हम उसके रूल्स वगैरह पढ़ कर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये तो एक पूरा समझें कि आप मतलब पूरी एक टीम है जो साथ जा रही है, तो इतना तो इंसान को ख्याल होना चाहिए कि आप किसी और मुल्क आए तो वहाँ के SOPs के बारे में आप पहले जान लें, आप पढ़ लें। न्यूजीलैंड जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है, इसलिए वो सबसे पहले उन्होंने कोरोना से निजात भी हासिल की थी। तो अब मेरे घर पर कोई आए और मैं मास्क के लिए कहूँ और वो मास्क ना पहने तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा तो चढ़ेगा ना, क्योंकि नहीं चढ़ेगा गुस्सा क्या? आपने अगर SOPs जो अपने घर के बनाए हुए हैं तो उसके लिए, या फिर तो उनको चाहिए था कि पूरा एक
पर्चा देते रूल्स के लिए कि ये हमारे रूल्स हैं? इस सिलसिले में कल जैसे जो सीईओ हैं पीसीबी के वसीम खान, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था हमने मतलब एक आपको जो ग्रूमिंग होती है वो तो की जाती है, या आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाती हैं। अब ये वहाँ जाके अगर कोई करता है तो बच्चे नहीं है, कोई भी सारे बड़े हैं, ग्रोन अप हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी नहीं कि ऐसे क्लब या किसी रीजन से खेल रहे हो, उनको भी पता होता है कि हमें कौन सी हमारी लिमिट्स हर इदारे में मेरी एक ये सोच है कि हर इदारे में, जिस तरह आप किसी इदारे में जाते हैं वहाँ पे बहुत सख्ती होती है, ठीक है। अब एक बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगी, मल्टीनेशनल बैंक है, वहाँ पर तो मतलब एंटर होने ही नहीं देते हैं, मतलब इतनी सख्ती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके मतलब अब उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं और वो रूल्स के लिए बोलते हैं। अगर मतलब ऐसी कोई बात है तो रूल्स के लिए कोई ना कोई उनको चाहिए था कि कोई आपको कोई पर्चा देते, कोई आपको कोई चीज़ देते, कोई एसओपीज के, ये हमारे एसओपीज हैं, यू हैव टू फॉलो दिस। ऐसी कोई चीज़ दी थी, उनको समझाया था, बताया दी थी नाज़िया। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप एक इंटरनेशनल इतना बड़ा टूर कर रहे हैं और जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि आने वाली जो टीम्स हैं वो भी देखेंगी कि भाई पाकिस्तान ने इतना अच्छा फॉलो किया। उन्होंने अपने रूल्स फॉलो करे, जो क्वारंटाइन कराया सब कराया, तो फिर तो बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर भी किया था उन्होंने, मुस्तकिल क्वारंटाइन में भी रहे प्लेयर्स, सब कुछ था। लेकिन जो 2-3 जो हिस्टेरिक थे, जिनके ऑलरेडी पहले से हिस्ट्री थी, उनके साथ भी था, उनको उन्होंने और अलग कर दिया। तो वहाँ पाबंदी तो बहुत की है, लेकिन कुछ हमारे प्लेयर्स के भी लूप होल्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं आपस में, आप खाने के बाद, जो मेरे सुनने में आया कि जी आप पीछे के दरवाजे से भी 2-4 प्लेयर्स जो हैं बाहर निकल गए थे टहलने के लिए, ऐसा भी कुछ सुना। तो अब जाहिर सी बात है वहाँ कोई हमारे पाकिस्तानी मीडिया तो था नहीं जो रिपोर्ट करे, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही थी वो इसी तरह से पता चल रहा है कि इन्होंने किए हैं। जो ये वाली बात मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा फॉलो करती हूँ, बड़ा देखती हूँ। उनके लिए मैंने हमेशा चीज़ देखी कि वो लोग जिस भी टूर पे जाते हैं, जहाँ पर भी खेलने के लिए जाते हैं, एक तो टीम सारी साथ रहती है, सही। और मतलब टीम का ये है कि मतलब उनको सिर्फ फोकस्ड वो होते हैं कि हमने खेलना कैसे है। बिल्कुल वो बाहर घूमना फिरना कि मैं न्यूजीलैंड चला गया, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं यहाँ चला गया, तो मैं बाहर की दुनिया भी देख लूँ, थोड़ा घूम कर आ जाऊँ, थोड़ा बर्गर खा कर आ जाऊँ। इन चीज़ों पे बड़ी ज़्यादा सख्ती जो है मतलब उनकी टीम में होती है। अब वो नेचुरली उनके अंदर ये चीज़ है या उनको एक टीम सख्ती की जाती है, ये समझ नहीं आता। नहीं, देखिए सख्ती तो खैर ऑस्ट्रेलिया की आप बात करें या किसी भी यूरोपियन कंट्री की आप बात करते हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, ये बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं और ये अपने प्लेयर्स को सख्ती भी करते हैं। इवन तो जब आपके ऐसा कोई पेंडेमिक नहीं होता है तब भी ये कहते हैं कि आप कम से कम बाहर जाएं, आप ज्यादा बाहर ना जाएं, आप ज्यादा मूवमेंट ना करें, क्योंकि देखिए एक फॉरेनर है। प्लस ये कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हिस्ट्री है वो टेररिज्म की बहुत ज्यादा रही है, जिस तरह से अटैक्स होते रहे, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, तो ये खुद भी बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में मना करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुलेआम, जब वो ट्रैवल करते हैं, चाहे वो किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं वो ग्रुप की शक्ल में जाते हैं और वो पूरा उनका एक जो इनका ऑफिसर होता है वो लेकर जाता है। अकेले कभी किसी को घूमने की इजाजत नहीं होती कि आप जाएं और जाके शॉपिंग करके ले आएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम से भी गुजारिश होगी कि प्लीज आप जो एक टीम की तरह रहें और प्लीज जाके फोकस करें अपने काम पर निस्बत इसके। सीरियसली बताऊं, मैं खुद, आप भी जाते होंगे काम पर, जब हम लोग बाहर शूट्स पर जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, जब मुझे होस्टिंग करनी होती है, मैं जब तक अपने काम नहीं कर लेती, मैं अपने रूम से नहीं निकलती हूँ। मैं अपने काम को फोकस रखती हूँ, मुझे कोई मेरा दिल ही नहीं करता कि बाहर जाकर मैं घूमूं फिरूं, कि इतना माइंड मेरा ये होता है कि नहीं, आई हैव टू वर्क, नो 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 टू एवरीथिंग। मतलब ये डेडिकेशन होती है आपकी, तो ये डेडिकेशन जो है ना वो और आप बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आई थिंक डेडिकेशन ना बर्गर पे होनी चाहिए, ना पिज्जा पे होनी चाहिए, बल्कि आपकी सारी डेडिकेशन जो है वो आपके काम पर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अच्छा बताइएगा कुछ मैच के हवाले से बताएं कि अब आगे क्या सिलसिला होगा। 17th को तो इनका 4 डे हो रहा है, और जिसमें हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं होंगे। इमामुल हक इंजर्ड हो गए, वो नहीं होंगे। उनके भी अंगूठे पे चोट लगी है, बाबर आजम के भी अंगूठे पे चोट लगी है। फिर प्लस जो शादाब हैं
उनको कैप्टन बनाया है, उनके स्ट्रेन आया हुआ है नी में, घुटने के अंदर, वो अब पता नहीं किस तरह से करेंगे, पता नहीं, अपना अपना लोगों के व्यूज होते हैं। मैं समझती हूँ कि इसके लिए T20 के लिए एटलीस्ट पूरी सीरीज से बाहर हो गए बाबर आजम, तो T20 में है ही नहीं, तो एटलीस्ट पीसीबी को ये सोचना चाहिए, जिस कैप्टन ने आपको T20 रैंकिंग में नंबर 1 लेकर आए सरफराज अहमद, उनको अगर कप्तानी दे देते, इस बात को बलाए ताक रखकर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं, फिटनेस तो उन्होंने बहुत कर ली है, वेट भी कम कर लिया है, लेकिन आप सरफराज को कैप्टन बना देते, शादाब खुद अभी क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर, ठीक है, लेकिन मसला बहुत बड़ा ये है कि सरफराज के साथ जो कुछ भी होता रहा है, बहरहाल उसकी मैं फेवर नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि एक कैप्टन जो कि आपका रैंकिंग में नंबर 1 टीम को लेकर आता है, तो उसको इस तरह से बिल्कुल उठा के साइड पे कर देना नहीं करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप उनको वाइस कैप्टन बना देते, आपने तो उस काबिल भी नहीं समझा। कैप्टनशिप के लिए बड़ा बड़ा एक माइंड चाहिए होता है कि आपका कैप्टन जो है वो कैसा है, और आपने जो उसको टीम को लेकर कैसे चल रहे हैं। तो आप ये समझती हैं कि सरफराज को दोबारा से चांस मिलना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि एज अ कैप्टन उनको आना चाहिए था। आपके अजहर अली की परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी उनको चांस मिलता रहा। देखिए जो अप्स एंड डाउन्स हैं, या डे कहते हैं कि आपका ये डे अच्छा नहीं है, तो वो तो हर प्लेयर के साथ होता है, सिर्फ ये नहीं है कि आप सरफराज को, बहुत से लोग कहते हैं सरफराज को बड़े चांसेस मिले, तो चांसेस अगर देखा जाए तो हारिस सोहेल को भी बहुत मिले हैं, फलाने को भी बहुत मिले, हम तो बहुत लोगों के नाम ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इस वक्त टीम क्योंकि वहाँ मौजूद है, हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जैसे उनका मुराद। एक बात, मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहेंगे? मोहम्मद आमिर ने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, टेस्ट क्रिकेट से नहीं उनको इतनी जल्दी जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो उस लेवल के बॉलर्स नहीं है, अभी उनकी बॉलिंग में बड़ा फर्क है, वो बड़ी फास्ट पिच है, बड़ी डिफरेंट पिच है, मतलब हम उसको दुबई या पाकिस्तान के या एशियन उसके हिसाब से नहीं लेंगे। और एक्सपीरियंस बॉलर्स जो है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे अच्छा कर देते हैं। लाइक आप देखें, हफीज ने अच्छा कर दिया था लास्ट उसमें, कि हफीज कुछ भी है, अभी पीएसएल जब उन्होंने खेला है उसमें हफीज़ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी। इस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है। अब LPL हो रहा है, लंका लीग, शाहिद अफरीदी को सब कहते हैं 44 साल का, 45 साल का हो गया, और वो ये वो, लेकिन उनका एक आप उनकी जो वो है जो स्किल्स हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए स्किल्स के साथ साथ ना, देखिए जो ये होते हैं ना, जो क्या कहेंगे, जो टूर्नामेंट्स जो इस टाइप के होते हैं, जो आपके अपने अपने कंट्रीज के डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, अभी जिस तरह ये LPL हो रहा है, LPL ना, राइट? LPL, तो उसमें ये है कि उनको जो है ना सेल करना होता है, उसके लिए चेहरा चाहिए होता है, वो तो ठीक है, और बेहतरीन चेहरा है आपको पता है, नहीं वो उनको स्पॉन्सर के हिसाब से बड़ा अच्छा सेल होगा। देखिए चेहरा अच्छा, अगर ये भी वो तो है ना, पे आउट हो जाए तो क्या कह सकते हैं, वो हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर 50 भी बनाई, हाँ, और बड़ी जबरदस्त 50 बनाई, हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जो तजुर्बा होता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेकर जाएं ताकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करें। देखिए ये होता है कि आपकी एक टीम पूरी आपने जो है वो रखी है, आपने जो एक आपकी अपनी नई टीम है आपने लेकर आए हैं, जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस देखकर उनको लेकर गए हैं, ये नहीं कि परफॉर्मेंस के बगैर। एक आध आप कह रही हैं कि सीनियर होना चाहिए, पर मैंने मैं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर देखूं तो वहाँ पर मैंने हमेशा देखा है कि वो एकदम नई टीम लेकर जाते हैं, वो गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। लेकिन उनके साथ एक अलग चीज है, हमारे साथ उनके फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो फॉर्मेट्स पे बात करते हैं, हाँ, एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में। हमारे साथ आज नौशाबा भी मौजूद हैं और नादरा भी, और बहुत अच्छा मज़े की गुफ्तगू चल रही है। नौशाबा जी जो हैं वो टीवी एक्टर, बहुत अच्छे ड्रामे और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी होती है, बड़ा मज़ा आता है इनके ड्रामों को देखने में। और नादरा जी जो हैं वो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और बड़ी मज़े की भी हमारी बातें चल रही हैं न्यूजीलैंड के हवाले से, और हमारी गपशप और गॉसिपिंग भी चल रही है। हम तो ख़वातीन जब बैठते हैं गॉसिपिंग वाली बात है, आप तो खैर एनालिस्ट हैं, लेकिन हम ऐसे गप कर रहे हैं ज़रा, है ना। अच्छा चलिए ज़रा हम नौशाबा से पूछते हैं कि ये अपने जहन में क्या रखती है क्रिकेट के हवाले से बातें, और क्या सोचती है ये। मैं इस पे आपको क्या बताऊं कि एक ज़माना था कि जिसमें
बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। क्रेज़ तो अभी भी है सबको, लेकिन वो जब इमरान खान, जावेद मियांदाद और माजिद खान तो खैर वो थोड़े पुराने मज़ीद हो गए यानी इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम, जब एग्जैक्टली वसीम अकरम का डेब्यू जिस वक्त था, उस वक्त की बातें मैं कह रही हूँ कि इमरान खान रिटायरमेंट ले चुके थे लेकिन दोबारा वो आए थे। वो वाला ज़माना जो था उसके समझे कि वो मेरा पीक का था कि हाँ जी, तो मैंने अपने फर्स्ट बच्चे का नाम जो है सुनील गवास्कर के नाम पे रखा था, सुनील। और मेरे उस पर बड़ा कोई मैंने दिमाग में सोचा कि मेरे हस्बैंड का नाम जावेद होता है, तो मैंने उस बच्चे का नाम रखा था सुनील जावेद। मेरा मतलब था कि दिल ही दिल में कि जावेद मियांदाद और सुनील गवास्कर, इन दोनों का यानी ये मेरी एक बेचारी मासूम सी ख्वाहिश थी। वो बच्चा ग्रेजुअली जब बड़ा हो रहा था तो बैट भी उसे पकड़ाया, बॉल भी उसे दिया, लेकिन वो नहीं वो शॉट्स लगाता था गली में खेल के। तो वो जब बॉल जब दूसरी गली में चली जाती थी तो मोहल्ले के बच्चों ने उसे खिलाना बंद कर दिया। बस वो शौक वहीं तक रहा, वहीं पर ही रह गया। सुनील जावेद उधर ही है। हाँ जी, फिर वो चेंज होके शायान हो गए बाद में। माशाल्लाह से चले तो शौक तो था और अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो कि जब पाकिस्तानी टीम की आप इतनी सारी देखते हैं, जैसे अभी आप सुना रही हैं कि वहाँ टीम जाके हमारी उसके साथ क्या क्या हशर हुआ, तो आपका दिल टूट सा जाता है, आप पीछे हटने लग जाते हैं, इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकालते हैं कि नहीं हमें देखना ही नहीं। हम देखिए इस दफ़ा जो जितने भी हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स जो सामने आ रहे हैं उनको बड़ा खोज कर, बड़ा ढूंढ कर उनको सामने लेकर आए, ऐसे नहीं कि वो वैसे। अच्छा, एक चीज़ के बारे में कि हमने मैंने खान साहब को जो है काफ़ी ज़्यादा उनको रीड किया करती थी, उनके बारे में पढ़ा करती थी, किस तरह वो टीम को लेकर चलते हैं। जो फिटनेस की बात आई है, खान साहब बड़े सख्त होते थे इस मामले में कि वो फिटनेस के मामले में बर्गर तक नहीं खाने देते थे किसी को। बाहर इतना घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो नहीं करने देते थे, मतलब। और जब टूर्नामेंट्स हो जाए तब कहते थे हाँ ठीक है चलो, मतलब सब टीम साथ चले। तो उनकी जो एक वो थी ना कि टीम वर्क जो था उनका, वो बड़ा डिफरेंट था। वो देख रही मैच कर रही होती थी, वो वेस्ट के साथ बड़ा मैच होता था। अच्छा, अब जहाँ पर सरफराज के फिटनेस की बात आई, भाई क्या फिटनेस के लिए हमारे फिटनेस ट्रेनर्स तो होते हैं ना, सब होते हैं, तो फिर उनके ऊपर वो निगाह क्यों नहीं रखी जाती है? देखिए, निगाह तो रखी जाती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, सख्ती कितनी कर सकते हैं। अब आप जा रहे हैं बैट करने के लिए, और बैट से पहले अगर हम भी अगर कहीं पर कुछ जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने भी जाएं, तो हम चाहते हैं कि हल्का फुल्का खाएं, ज्यादा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बोलने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब इंसान का पेट बहुत भरा हुआ होगा तो वो बोल भी नहीं सकेगा इतना ज्यादा। हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं कि बजाय इसके कि लाइट कोई चीज खाएं, वो भर भर के चांपों की प्लेटें, एक भी नहीं 3-3 प्लेट एक बंदा खा जाएगा, और फिर जाके बैट करेंगे और 0 पे आउट होके आ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि उस मोमेंट में हमारे साथ कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई जो है, देखिए वो कह सकते हैं ना, नहीं कह नहीं सकते, आप नहीं खा सकते, यू आर नॉट अलाउड। वो आपस में इतनी ज्यादा भी फ्रैंकनेस नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं मसाजर की इतनी दोस्ती है, ठीक है, आपकी ग्राउंड में ऑफ द फील्ड होनी चाहिए, ऑन द फील्ड जब आप खास तौर पे किसी इवेंट के ऊपर हैं तो उस वक्त तो इतनी ज्यादा दोस्तियां भी नहीं चलती हैं। आपको रखना चाहिए कि आप एक लिमिटेशन होती है। आई रन माय सैलून, ठीक है, मैं वहाँ पर, मेरी हालांकि जो वर्कर्स हैं आपस में सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं कहती हूँ तुम लोग यहाँ पे हंसोगे भी नहीं, मैं हंसना भी मना है। अच्छा, ये तुम लोग नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह, क्योंकि मैं कहती हूँ देखो, आप जब अपने घर पर हो आपके रूल्स और हैं, बट व्हेन यू आर एट वर्क आपके रूल्स और होते हैं, आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं। इवन आई माय बेस्ट फ्रेंड्स वर्किंग विद मी, मेरा को होस्ट भी अगर साथ जो है कोई होता था और बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन काम के वक्त काम है, आप काम के वक्त दोस्तियां वोस्तियां या आपकी सब चीजें सही नहीं होती। बिल्कुल सही। सो ये वाली सख्ती क्यों नहीं आती है? ये सख्ती करनी चाहिए। अब ये तो पीसीबी का काम है, या उनके जो जितना भी स्टाफ है जो इनको ट्रेनिंग देता है, जो फिजिकल ट्रेनिंग देता है, वो भी बिल्कुल दोस्तों की तरह मुझे और आपको चलना चाहिए। मैंने देखा मैं तो बिल्कुल थानेदार नहीं, मशहूर
जैसे मैंने जो अपनी आंखों से वहां देखा वो ये कि आपके सिक्योरिटी के बंदा एक वो वहां पर लेटे हुए हैं सोफे पे लॉबी में और वहीं पर प्लेयर्स बैठे हैं, उनसे हंसी मजाक भी हो रहा है, ऐसे ऐसे मजाक हो रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए। मेरे ख्याल से उनको थोड़े सा डिस्टेंस रखना चाहिए था। तो मैं तो देख के चुप हो गई, क्या कह सकती हूँ, ज्यादा हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन ये इस तमाम चीजों के रूल्स के ऊपर काम करना, ये पीसीबी को काम करवाना चाहिए। अपने स्टाफ को बताएं भाई आप लोग भी डिस्टेंस रखें, हर चीज प्लेयर के ऊपर लागू नहीं होती है, कुछ चीजें आपके ऊपर भी हैं, आप खुद ही उनको सिर्फ आप उनको बताइए। जब आप सख्ती करते हैं चीजों पे, आपको पता होता है कि आपने अपना काम कैसे करना है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ बैठे हुए सोच रही हूँ कि आपने मुझे हार्डली देखा होगा मैंने मोबाइल को हाथ लगाया, ठीक है, हार्डली एक आध दफा से टाइम देखने के लिए, या मैं नहीं करती। हाँ, मुझे कोई रिसर्च करनी होती है, जिस तरह अगर कोई ऐसे डॉक्टर्स आते हैं तो मुझे उस वक्त रिसर्च करनी हो, कोई मुझे चीज़ चाहिए हो, तो फिर सिर्फ मैंने अभी जो है अपने हेड के जो मैंने देखा कि उन्होंने क्या मुझे भेजा है, उनका मैसेज, वरना खामखा बैठ कर मैं मुस्तकिल मोबाइल सोशल मीडिया नो, बिकॉज दिस इज माय वर्क प्लेस। एग्जैक्टली, ये मेरा एक काम की जगह है जहाँ पर मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करनी है, आप लोगों से बात करनी है, लोगों तक अच्छी बात पहुँचानी है, और यहाँ पर मैं अपने एक सोशल मीडिया के उसमें रहूँ। सोशल मीडिया का अलग टाइम है, मेरे वर्क का अलग टाइम है, मेरे चीज़ों का हर एक ये वाली सख्तियाँ क्यों नहीं। लेकिन नाज़िया अब तो मैं देखती हूँ कि घरों के अंदर भी 4 लोग बैठे हुए हैं, सब खामोश बैठे हुए लगे हुए मोबाइल में। भाई ये क्या है? तो बड़ी डांट पड़ती है अगर ऐसा कुछ। कोई सोशल नहीं है, ये एंटी सोशल है मेरे हिसाब से। सबको आपने बिल्कुल अलग कर दिया है। इस पे पाबंदी होनी चाहिए। हर चीज उठाकर आप फेसबुक पे डाल देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं। ट्विटर पे कई मरतबा इनको सर्जनिश भी हुई है, इनको वार्निंग्स भी दी हैं, शोकॉज भी मिले हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हर छोटी छोटी चीज जो है ना, इवन पीसीबी इनको ये समझाना चाहिए कि इनको ये समझाना चाहिए, मुझे अगर इनको बना दिया जाए थेरेपिस्ट तो मैं बता दूं कि इनको ये समझाना चाहिए, जो सेलिब्रिटी है, जो सेलिब्रिटी होता है, ये सब बात सुन लें कि जो लोग हर चीज़ डाल रहे होते हैं, सेलिब्रिटी हमेशा बड़ी मखसूस चीज़ डालता है, बहुत स्पेसिफिक बात करेगा। आप कभी सुपरस्टार्स के आप चेकआउट करें, वो हर चीज़ नहीं डालेंगे कि मैं खाने में स्टेक खा रहा हूँ उसकी तस्वीर भी खींच कर डाल दूँ, नहीं, वो बड़ी काम की चीज़ डालेंगे और बड़े मखसूस चीज़ डालते हैं। तो एक्ट लाइक सेलिब्रिटीज। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, हमारे क्रिकेटर्स, तो प्लीज़ आप सेलिब्रिटी की तरह एक्ट करें, आप हर चीज़ नहीं डालें। हर चीज़ स्टोरियों में डालना जो ना ज़रूरी नहीं होता। और ये आपके गले पड़ जाती है बाद में। ये चीज़ें देखिए सिखाने वाली हैं, अब सोशल मीडिया भी सिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे आपने करना है हैंडल। यू कांट ऐड ऑन एवरीथिंग। अच्छा, ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आती, सीरियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या तुम हर चीज़ डाल देती हो, नहीं डाला करो, अपने एक एक्सक्लूसिव रखो अपने आप को। तो आपको एक्सक्लूसिव रखेंगे तो फिर आप हर चीज़ हर जगह पे नहीं ऐड ऑन होती। आप वैसे अपना सोशल मीडिया कैसे चलाती हैं? पता नहीं, लगता है कि कभी तो सदियां गुजर जाती हैं और कभी बहुत जल्द, लेकिन ये कि हाँ वाकई हर चीज़ आपको शेयर करनी नहीं होती। वो जो कहते हैं ना कि आप जैसे आपने बात की कि आज मैंने क्या खाया, उसकी पिक्चर आप डाल रहे हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो देख के सोचते हैं कि यार इसको तो क्या बात है। तो लोगों की वो जो बात हो रही थी हमारी नज़र लगने वाली, तो वो नज़र भी लगती है। एग्जैक्टली। और उनके दिलों में एक फिर छीना झपटी वाली आदत भी आती है। सोचता है कि मैं किसी तरह से अपने ज़राए नहीं भी हैं, तो मैं ये किस तरह से करूं कि ये चीज़ मैं भी हासिल कर सकूं। तो एक लिमिटेड होना चाहिए। बिल्कुल। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमें 2 चीज़ों की एज ए नेशन बहुत ज़रूरत है। एक एजुकेशन, अपनी माँ की गोद से जैसे एथिक्स भी, वो तरबियत जिसे कहते हैं ना, तालीम और तरबियत की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि शुरू से अगर वो उनको मिल रही है तो अच्छी, कि आपने ये करना और ये नहीं करना, जो कि अब हमने छोड़ दिया। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस तरह अभी मैंने जो बात की कि आपको जो है एक्ट लाइक सेलिब्रिटी की सेलिब्रिटीज़ के लिए, ठीक है, जो ब्लॉगर्स हैं उनका तो काम ही है जी, ठीक है ना, तो वो हर चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है, उनको हर चीज़ दिखानी है, उनको प्रमोट भी करना है, उनको स्पॉन्सर भी करना है, उनको हर चीज़ ऐड ऑन करनी है। तो दिस ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन, अरे कॉमन इंसान है
जो बेचारा वैसे ही वांट्स टू और शी वांट्स टू गेट फेमस, अब फिर वो हर चीज ऐड ऑन करेगा। फिर जो कॉमन इंसान जिसकी आप बात कर रही हैं, फिर वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं आपके फिर लिए, भी इतना वो ख्याल रखिए। ऐसी अच्छा, होती है इसमें कि एक और चीज कि एक सेलिब्रिटी और एक कॉमन इंसान में फर्क होता है जी। ठीक है ना। तो अपने आप को आप एक्सक्लूसिव रखें, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पाकिस्तान को, अपने आप को एक्सक्लूसिव रखें, हर चीज एक कॉमन इंसान की तरह सोशल मीडिया में ऐड नहीं करें। सही। तो आप एक्सक्लूसिव उस वक्त हैं जब आप कॉमन इंसान नहीं हैं। अगर आप कॉमन इंसान की तरह सोशल मीडिया चलाने लग जाएंगे, देयर इज नो डिफरेंस है। क्योंकि कॉमन इंसान को मैंने देखा, वो हंस भी रहा होगा, हा 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 वो डाल देगा अपना, मतलब वो रो भी रहा होगा, वो ऐड ऑन कर देगा। वो भी कपड़े क्या पहने, अभी मैं ये कपड़े पहनने वाला हूँ, वो भी डाल देगा। ये कॉमन इंसान को, कॉमन प्राइवेसी इंसान ऐसे खत्म हो गई है सोशल सोशल मीडिया में। मैंने देखा कोई प्राइवेसी आपकी लाइफ की नहीं है, आप किस जगह बैठे हुए हैं। हाँ। अच्छा, मैं भी कभी कभार जब मैं प्रेस क्लब में स्पेशली जाती हूँ, तो मैं उस वक्त वो लिखती हूँ जब मैं वहां से निकलने लगती हूँ, सो मैं लिखती हूँ एट प्रेस क्लब। हाँ। अब जरूरी नहीं है कि आप हर चीज वहां पर मेंशन करें, आप किसके साथ बैठे हैं, आपने क्या किया, आप कहाँ गए। लोग तो ईच एंड एवरीथिंग लिख रहे हैं कि आप बाहर भी जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल करें। जेलसी का अंसर बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है लोगों के अंदर। जिसके पास वो वसाइल नहीं है, वो आपको देख के हाई लगा देते हैं। मैं इस चीज को मानती हूँ, पता नहीं आप लोग एग्री करेंगे नहीं, लोगों के हाई लगती बहुत है, ज्यादा लगती है, बहुत लोग आपको खुश नहीं देख सकते। Nope. तो जब आप कोई ऐसी चीज लिख रहे होंगे ना कि बहुत तकलीफ में है, ये वो सिंपैथी गेन करनी हो, तो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं अंदर से। हाँ कि हाँ जी ये तो अच्छा बड़ा हुआ। परेशान है। कभी मैं ऐसे कोटेशंस लगा देती हूँ जिसमें बड़े दुखी और परेशान वाले, तो ना लोग फौरन से, अरे क्या हो गया तुम परेशान हो। मैं कहती हूँ भाई जरूरी नहीं कोटेशंस मेरे लिए हो, हाँ। नजरों से बचने के लिए होते हैं। सही बात है। एक बार मैंने लिख दिया, मेरे फॉलोअर्स इतने हो गए, थैंक यू। अब मैं क्योंकि हर एक को ऐड नहीं करती, तो मेरी हाँ। अपनी ही एक फ्रेंड ने इतना सरकास्टिक वे में उसने मुझे रिमार्क्स दिए उसमें कमेंट में। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार ये कौन है, ये तो लग रहा है जेलस है। मैंने कहा नहीं, मेरी फ्रेंड है। कहती नहीं, फ्रेंड नहीं हो फ्रेंड सकती। नहीं हो सकते, सही बात है। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में आज हमारे साथ मेहमान हैं नौशाबा जी भी हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और नादरा हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सर इनसे हम थोड़ी पर्सनल गुफ्तगू करते हैं। नादरा जी ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स का शुरू से शौक था या एंकरिंग की उसके बाद शौक ज़्यादा हो गया, मतलब कैसे? स्पोर्ट्स का तो नहीं, क्रिकेट का था शौक। अच्छा, क्रिकेट का था। शुरू उसके से बाद खेला है क्रिकेट कभी? खेली है स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में वैसे नहीं। क्या बॉलिंग अच्छी करती थी या बैटिंग? मैं बॉलिंग। अच्छा स्पिन। ओह स्पिन, ओके ठीक है। अच्छा, बस ये कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल सडन आ जाती हैं जिसका आप सोच ही नहीं सकते, और चैलेंजिंग। तो इसी तरह मैंने इंडस ज्वाइन किया था चैनल। वहाँ जब गई हूँ तो स्पोर्ट्स की फीमेल ना एंकर होती थी, ना कोई रिपोर्टर ऐसी फील्ड में होती थी। तो गज़नफर साहब जो थे ना, वो बड़े क्रिएटिव माइंडेड थे। हाँ। वो कहते थे हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, हट के। हालांकि मैं एयरवाई से गई थी, मैं न्यूज़ एंकर थी, मैं एयरवाई की पहली न्यूज़ एंकर हूँ। और उस वक्त जाहिर सी बात है क्रेज़ था, नया नया एयरवाई था, जियो तो आया ही नहीं था। तो वो मेन न्यूज़ बुलेटिन 2-2 घंटे के पढ़ने की आदत थी। तो गज़नफर साहब ने मुझे अचानक भेज दिया कि वो टीम आ रही है, तुम चली जाओ। मैं अंदर से इतनी घबरा भी रही थी कि यार मैं किस तरह से इंडस में इंडस जब मैं गई हूँ। हाँ। मैंने पहले एयरवाइज से इंडस स्विच किया, इंडस सेकंड मेरा स्विच, चैनल अच्छा, इंडस अच्छा, था। तो जब गए हैं एयरपोर्ट तो वहाँ से टीम आ रही है, पता ही नहीं था कि किस तरह रिपोर्टिंग करनी है। अब वो सवालात दिमाग में थे, टक 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 करना शुरू किए। तो जो यहाँ सीनियर्स थे वो देख रहे हैं कौन खातून है, अजीब बदतमीज सवाल पे सवाल करे जा रही है। फिर वहाँ एक छोटा सा ऐसा वाक़या हुआ था, किसी ने शोल्डर पे हाथ रखा, हम लोग हैं बिल्कुल जियाले टाइप, हाथ पकड़ के मैंने यूँ किया, मैंने कहा हटाओ आती है, वो थोड़ा सा एग्रेशन। गज़नफर साहब कुछ पता चला जब मैं वापस आई हूँ तो यूँ बैठे हुए देख रहे मुझे। मैंने कहा सर निकाल दे मुझे, कोई बात नहीं, मैं नहीं करती ऐसी नौकरी। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करूँ, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए दबंग हो, फील्ड में मुझे दबंग चाहिए, मर्दों की तरह काम करे, अब तू ही जाएगी। उन्होंने इस तरह बोला। मैंने कहा सर मैंने कभी नहीं किया है। कह रहे नहीं तुम्हें ही करना है। मैंने कहा सर मुझे सिवाय क्रिकेट के कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं अब तुम्हें ही करना है, मुझे नहीं पता। फिर वो स्नूकर किया, पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि स्नूकर बिल्कुल डिफरेंट था, टेनिस बिल्कुल डिफरेंट था। हर गेम पे तो आपको नहीं होती ना कमांड, वो सब पढ़ के कितनी बॉल्स, कितने स्कोर्स, ये वो करके
फिर Very वो good. हर गेम मैंने कवर किया, इनका तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स मैंने कवर Cover किए, किए। इंटरनेशनली भी और लोकली भी। अच्छा, जो खवातीन की टीम के साथ आपने जो उनका मीडिया आपने उनको मीडिया मैनेजर के तौर पे वो ज़रा बताएं। वो भी experience। बड़ा एक अलग सा ही वाकया था। ऐसी प्रैक्टिस कर रही थी नेशनल स्टेडियम में गर्ल्स, तो मिसेस शीरी जावेद होती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो चेयरपर्सन थी। मैंने कहा जी मैम, कहने लगी कि आपको ना कल कॉल आएगी तो आप अपने ब्लेज़र का नाप दे दीजिएगा। तो मैंने कहा किस लिए? कहने लगी हम आपको भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा वहाँ पर आपको मीडिया मैनेजर अपॉइंट करें, टीम जा रही है वर्ल्ड कप के लिए। अब मैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, सिर्फ इंडिया गई हुई थी या दुबई वगैरह गई हुई थी। मैंने कहा वहाँ जाऊँगी, वहाँ तो इतना बड़ा मीडिया होगा, और जो गोरे हैं वो ज़्यादा फंसी होते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चंस भी बहुत करते हैं। मैं बड़ी परेशान, फिर मुझे डिस्करेजमेंट ज़्यादा मिला है। अच्छा, हाँ, क्यों? मुझे जो मेरी फील्ड के जो मर्द थे, क्योंकि खवातीन तो थी नहीं, तो मुझे डिस्करेज बहुत ज़्यादा किया गया। अभी जिस तरह खवातीन आई है ना फील्ड में, इनको इनकरेजमेंट मिल रहा है, वो किसी भी एंगल से मिल रहा हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, टफ टाइम मिला है। जैसे कहते हैं लिटरली टफ टाइम दिया है मुझे मेरी फील्ड के लोगों ने बड़ा टफ टाइम दिया है। मुझे कभी कोई खबर कोई शेयर नहीं की, मुझसे कभी कोई इस तरह से नहीं कि पता नहीं क्या है। फिर जब मेरा अनाउंसमेंट है तो बड़े सीनियर्स, मैं उनके नाम लूंगी तो आप हैरान हो जाएंगे, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूंगी। उन्होंने मुझे ऐसे कमेंट्स दिए कि ओहो इसकी वजह से इसको भेज रहे हैं, फलाने की वजह से इसको भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर मेरे फादर हयात थे, वो थे जाहिर सी बात है फोर्सेस में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अगर इनको मौका मिलता, ब्लेजर का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत बड़े प्राउड की उसकी फीलिंग्स हैं, हाँ। तुम जरूर जाओ। मैंने कहा बहन मैं किस तरीके से करूंगी? मैंने कहा तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम वहाँ की, तुम ब्रिज के लिए जा रही हो, ब्रिज बन रही हो पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो तुम वहाँ पर जितना भी मीडिया होगा उनको तुम बताना अपनी। मैंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए, एनी हाउ वो मैंने कर ली, मैं बैकआउट नहीं हुई। हालांकि मैं बिल्कुल डीमोरलाइज, मैं लिटरली रोती थी आंसुओं से कि यार ये लोग मुझे हर महफिल में इंसल्ट कर देते हैं मेरी, मैं किस तरीके से करूं? फिर मैंने कहा नहीं यार मैं जाऊंगी। फिर मैंने अपना तहिया किया, मैं वहाँ गई, और वहाँ जाकर जब मैंने वहाँ से खबरें मैंने इसलिए भेजी कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती थी पहले, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट थी। यहाँ पर एक खातून ने, वो जो मेरी अब फ्रेंड है, उन्होंने अखबार में छाप दिया कि मैं जॉय राइड पे गई हूँ। मतलब इस तरह से भी हुआ है। जेलसी की हद। उन्होंने कहा कि जी आंटीज विंग करके लिखा उन्होंने अखबार में कि दे आर ऑन जॉय राइड। खिलाफ नहीं कोई बात। तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, मैं तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं 500 ईमेल्स करना पूरे पाकिस्तान में, फीमेल जो वीमेन क्रिकेट है इनको कोई नहीं जानता था, विमेंस को सिर्फ शर्मीन शाहजेन वगैरह थी बहुत पहले, किरण बलोच उनको जानते थे। ये जो टीम है ना, इनकी पूरी टीम को, एक उरूज मुमताज कैप्टन थी, सबको मैंने ही मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, पूरे उनके स्टैट्स निकाल कर। और फिर मुझे इतनी बातें सुनने को मिली, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने वहाँ से मेरे रिमार्क्स जो दिए, तो पीसीबी ने मुझे एप्रिसिएशन का लेटर भी दिया कि बेस्ट आपने की है। उसके बावजूद मुझे फेस करना पड़ा, और आज भी यही हो रहा है कि मतलब बिल्कुल साइड पे करने की कोशिश की जाती है और दूसरों को आगे, मतलब मुझे समझ आती है तो आप उनसे पूछते हैं जी प्लीज मुझे ये खबर बता दें। मैंने बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं, स्पॉट फिक्सिंग की ब्रेक की थी जो कि इंग्लैंड से की थी, लंदन में हुआ था ये आमिर आसिफ और बट, तो ये मैंने ब्रेक की थी उस जमाने में एक और चैनल पे, समा पे। फिर उसके अलावा शोएब अख्तर की रिटायरमेंट की दी थी मैंने श्रीलंका से, उस वक्त वो रिटायर भी नहीं हो रहा था, जबकि दूसरे चैनल्स और अखबारात लिख रहे थे कि वो रिटायर नहीं होगा, वो खेलेगा भी 2011 का वर्ल्ड कप, बट मैंने ब्रेक कर दी थी। फिर मुझे वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था दूसरे कंट्री का, उनके लिए मैं लिखना शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा आपकी खबरें इतनी अच्छी हैं, लेकिन मुझे अपने मुँह से मैं क्या कहूँ, मेरे तो अपने लोग ही इतना मुझे नीचा कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक तो अफसोस की बात होती है, कहते पता है एक बात बताऊं, ये बड़ी पते की बात है, वो ये है कि जब इंसान किसी और को देखकर, जिस तरह नादरा जो है वो अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल कर रही है, कामयाब हो रही है, इनको देखकर बल्कि इनके लिए दुआ करना और इनके तवस्सुल से ये दुआ करना कि अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे, इसमें बरकत होती हैं। लेकिन जैसे कोई आपसे जेलस होगा ना जी, और आपके लिए हसद करेगा कि रश करेगा, रश और बात है, हसद करेगा कि ओह ये क्यों आगे बढ़ा है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, वहाँ पर आपकी नाकामी शुरू हो जाती है। अच्छा, इंडिया में अखबारात ने मुझे हाईलाइट किया, फर्स्ट फीमेल गई थी ना वहाँ, तो उन्होंने अखबारात में, मेरे साथ खैर इंसिडेंट भी हुआ था वहाँ, उन्होंने मुझे होटल में जगह नहीं दी थी, उस ज़माने में मुशर्रफ का दौर था, तो इन्होंने
बहुत मुझे अच्छी तरह ट्रीट किया। कांग्रेस की जो उनकी पार्लियामेंट है सोनिया गांधी, उन्होंने अपने लोगों को भेजा मेरे होटल पे कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। उन्होंने अखबारात में छपवाए, सारे अखबारों ने छापा, चैनल्स ने मुझे अपने शोज में बिठाया कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब उन्होंने लिखा, हेडलाइन भी लिखी कि देसी माँ बाप की परदेसी औलाद। जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लखनऊ के हैं, अच्छा। तो उन्होंने लिखा देसी माँ बाप की परदेसी औलाद। मतलब मुझे उन्होंने इस तरह से ट्रीट किया, बहुत अच्छा लिखा। फिर किसी ने लिखा कि दिल्ली होटल्स स्लैम द डोर ऑन पार्क स्क्राइब, इस तरह के उन्होंने हेडलाइंस बनाई। और मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला इंडिया जाकर। और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट, जो हमारे लोग यहाँ से गए थे मेरे साथ तो नहीं गए थे, मैं अकेली गई थी। उन्होंने मतलब वहाँ भी मुझे साथ नहीं दिया, उधर भी उन्होंने मुझे वहाँ भी साथ नहीं दिया। उन्होंने मुझे रात के 12 बजे भी अकेले छोड़ दिया कि ये खुद आई हो, खुद ही करो। लेकिन ये चीजें आपको आगे बढ़ाने में काम आती रही। जी हाँ, और मेरे उतने ही कॉन्टैक्ट्स बन गए। और उतने फिर आपको देखिए वहाँ पे एक तरफ से अगर आपको जो है किसी ने मना भी किया या आपका साथ नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ से आपको साथ मिला और आपको पजीराई भी मिली। और आज माशाल्लाह से आप जिस मकाम पर हैं, ये अल्लाह ताला ने देखें इसी वजह से देते कि आपकी अपनी मेहनत है। आप मतलब हर तरह से अपनी जो मेहनत करी थी। नौशाबा, कभी आपके साथ हुआ है कि कहीं पे लगा हो कि आपको काट कर रहे हो या सही नहीं है, या यहाँ पर जो है मेरे लिए जेलसी है? नहीं, मेरे ख्याल में मेरी नेचर में भी शायद इतना नहीं है कि मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा आगे लेके जाऊँ। बहुत मामूली सा कभी कभार लगा तो मैं उसे पीछे झटक देती हूँ कि यहाँ मेरे लिए अल्लाह ने लिखा नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ कि एक रोल आपको दिया अगले दिन कहा हो कि नहीं? Exactly. होता रहता है ऐसा? होता है ऐसा, लेकिन वो मैं उसको आप फील नहीं करती? एग्जैक्टली इसलिए नहीं करती कि मुझे लगता है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो अल्लाह ने बस इतनी ही देर के लिए आपको दी थी। लेकिन एक बात बताऊँ, जो आपके साथ ऐसा करता होगा ना, असल में उसका इम्तिहान होता है। आपको तो फील नहीं हुआ, हाँ जी, लेकिन उसने अपनी जो है ना वो खराब कर दी वैल्यू। हाँ, वो अल्लाह के सामने वैल्यू खराब कर दी, हाँ इंसान जी, के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहते हैं कि किसी के जो रोजी रोटी होती है ना, कोई रिस्क होता है, उस पे आप प्रॉब्लम नहीं लेकर आए कभी भी। हाँ। ये और लोग बहुत आते हैं, खुशी से आते हैं यहाँ पर। जो जेलसी आप कह रही है ना, जो मैंने कहा ना कि जो जेलस नहीं होता अल्लाह उसको नवाजता है। Exactly. जो जलता है उसको, उससे अल्लाह नहीं नवाजता फिर। और नाज़िया, सॉरी आपकी बात हो रही है ओवरलैप, यहाँ पर अब हमारे वही लोग जो मुझे बहुत कुछ कहते थे, अब कंपैरिजन करते, क्योंकि और लड़कियां भी आ गई ना, कहते हैं यार तुम बेस्ट हो, तुमने बेहतरीन काम किया है। आज वो तारीफें भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक वो बिल्कुल खार खा रहे हो, अब तो मेरी तारीफें करते हैं बहुत ज्यादा। मनवाना पड़ता है। अब मन गई ना, हर जगह नादरा सीनियर हो गई तो वो तो होगा। ये चीज़ लेकिन है। जो आपने, लेकिन वो नौशाबा ने सही बात कही कि जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की उसकी वजह से आज आपने कामयाबी, क्योंकि आप एक फाइटर बन गई। और आप जिस मकाम पर हैं, अल्लाह ने आपको इसी वजह से उस मकाम पर भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया शुमिता, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नौशाबा, बड़ा मजा आया आप दोनों के साथ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जब मेरे साथ गेस्ट आते हैं। सीरियसली बताऊं, जब आप लोगों से बात होती है ना, तो मुझे खुद एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है और बहुत जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके साथ ही नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।